हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। 67th बीपीएससी के लिए एक शीट लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए यहां से देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्न को। पहला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है वह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए क्या किया था, अष्टप्रधान का जो है गठन किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टप्रधान जो है किसके शासनकाल में था। तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान था। अष्टदिग्गज भी पूछा जाता है, तो अष्टदिग्गज किसमें था, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि अष्टप्रधान में जो है कि पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था और वित्त एवं राजस्व मंत्री जो होता था उसको कहता था अमात्य। क्या कहते थे, अमात्य। ओ मोमा का आधा तोयो, अमात्य। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायाधीश न्याय विभाग को संभालते थे। और सेनापति जो होता था, सेनापति के लिए कोई स्पेशल वर्ड वैसे नहीं था, लेकिन सेना भर्ती, सेना संगठन, रसद, सेना से संबंधित सभी कार्यों के लिए सरे नौबत हुआ करता था। ठीक है, सरे नौबत। तो इस प्रकार से शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहता था, प्रधानमंत्री को। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है। वहाँ पर सासाराम में क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। अच्छा, दौलताबाद में किसका मकबरा है, तो दौलताबाद में जो है औरंगजेब का मकबरा है। काबुल में किसका मकबरा है, तो बाबर को काबुल में जाकर दफनाया गया है। और आगरा में किसको दफनाया गया है, यानी आगरा में जो मकबरा है वो शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी। हालांकि यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बंकिम चटर्जी होना चाहिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण। तो आप सभी जैसा जानते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक यानी जिस समय स्थापना हुई उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके स्थापना के समय अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, तो 11 अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो रहा था, लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा था। और यहीं पर भारतीय किसान सभा के गठन के साथ साथ जो है जितने भी छोटे छोटे किसान संगठन थे सब एक हो गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है यहीं पर जो है इनका प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस संगठन में कौन कौन थे, ये नाम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो संगठन में नाम आप सुन लीजिए, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी। ये मैं कह रहा था बंकिम चटर्जी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बंकिम मुखर्जी होगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट नाम है आपके लिए वह यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग जो है इसमें शामिल थे। अगला चौथा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो है कि भीम द्वितीय ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था, भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय को मूल राज द्वितीय भी कहते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण किया था, दूसरी बार आक्रमण किया था और गुजरात पर किया था। यह आक्रमण कहाँ पर किया था, गुजरात में। लेकिन भीम द्वितीय ने यानी मूल राज द्वितीय ने उसे क्या था कि यहाँ पराजित कर दिया था। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न, कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। विकल्प ए है ग्वालियर के सिंधिया, विकल्प बी है इंदौर के होलकर, विकल्प सी है नागपुर के भोंसले और विकल्प डी है रायगढ़ के लोधी वंश। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कि ग्वालियर के जो सिंधिया थे
उन्होंने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी, ग्वालियर के सिंधिया ने। अगला छठा प्रश्न है बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म क्या है? 5 ऑप्शन होता है बीपीएससी में आपके लिए। मनुष्य का चर्म रोग है, बी है मृत पदार्थों का विघटन होना बाटुलिज्म कहलाता है, सी है जीवाणुओं, थोड़ा सा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लकीर हो गया है तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग, और चौथा ऑप्शन है जीवाणुओं से उत्पन्न, जीवाणुओं में दीर्घी का होगा, से उत्पन्न खाद्यान्न विषाक्तता, और पांचवा ऑप्शन तो आप लोग जानते ही हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा कि जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्यान्न विषाक्तता को जो है बाटुलिज्म कहा जाता है। बाटुलिज्म जो है यह अक्सर बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल आपको बता दूं कि बाटुलिज्म जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्यान्न विषाक्तता, इन्फेंट यानी छोटे शिशु में, नवजात शिशु में बाटुलिज्म एक जानलेवा बीमारी है, जिसमें कौन से बैक्टीरिया प्रभावित होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक का बैक्टीरिया जो है शिशु के पेट के अंदर बढ़ने लगता है। यह ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों में जो है यह पाए जाते हैं। खाद्यान्न विषाक्तता इसको कहा जाता है। चलिए आइए 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है जोंक जो होता है, लीच इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जोंक के जो चूसक है उसके शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? तो जोंक के जो चूसक होते हैं ना, वह शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? आपके पास 5 विकल्प है। ए अग्र छोर पर, बी पश्च छोर पर यानी पीछे वाले छोर पर, विकल्प सी पूरे शरीर पर, विकल्प डी दोनों छोर पर, और विकल्प ई तो आपको पता ही है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जोंक के चूसक के शरीर पर जो है उसके दोनों छोर पर, शरीर के दोनों छोर पर जो है क्या होता है? चूसक मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे वाले छोर पर भी और पीछे वाले छोर पर भी जोंक के शरीर के दोनों छोर पर चूसक मौजूद होते हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि घटते हुए क्रम में मानव में विद्यमान तत्व कौन सा है? तो आपको बताना है कि घटते हुए सबसे ज्यादा कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है और सबसे कम कौन है। इस प्रकार से घटते क्रम में आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम और सोडियम। चौथा ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और लोहा। और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर सही विकल्प है कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम और सोडियम। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। कैल्शियम यानी Ca, फास्फोरस मतलब P, और गंधक के लिए यूज होता है सल्फर, और पोटेशियम के लिए यूज होता है K संकेत में, और सोडियम क्या है? Na। तो इस प्रकार से ये क्रम जो है आपका सही है, 8 का विकल्प सी। उसके बाद आइए 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न कहता है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? विकल्प ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल, विकल्प बी है लोकसभा, विकल्प सी है राज्यसभा, और विकल्प डी है नीति आयोग, और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प डी, नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कुल 6 जो है कि आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा के आकलन के लिए समितियां बनाई जा चुकी हैं। पहली बार 1962 में बनाए गए थे योजना आयोग कार्य समूह, जो गरीबी रेखा मतलब गरीब लोगों का संख्या का आकलन करने के लिए। दूसरा 1971 में बनाया गया था BM दांडेकर और N रथ समिति। तीसरा बनाया गया था अलग समिति। चौथा था लकड़ा वाला समिति, जो वर्ष 1993 में बनाया गया था। तो ये 3 समिति जो है लकड़ा वाला, तेंदुलकर और रंगराजन, इस तीनों समिति के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लकड़ा वाला समिति 1993 में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तेंदुलकर समिति 2009 में प्रकाशित हुई थी, और वर्तमान में जो 2000 चल रहा है ये 2014 में प्रकाशित हुई थी श्री रंगराजन समिति।
तो यहाँ पर क्या ये तीनों समिति के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लकड़ावाला समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको जवाब देना है गरीबी रेखा के निर्धारण से। या तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी रेखा के निर्धारण से। सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी गरीबी रेखा के निर्धारण से ही है। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो आपका सही जवाब हो जाता है नीति आयोग करता है, जो पुराना नाम क्या था आपका, योजना आयोग। 10वां प्रश्न है पित्त क्रांति या पीली क्रांति, इसको पित्त क्रांति को क्या बोलते हैं, पीली क्रांति का संबंध है किससे है। विकल्प ए है खाद्यान्न उत्पादन से, विकल्प बी है मत्स्य उत्पादन से, विकल्प सी है तिलहन के उत्पादन से और विकल्प डी है दुग्ध उत्पादन से। तो पित्त क्रांति का संबंध किससे है, तो पित्त क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका तिलहन उत्पादन से। तिलहन के उत्पादन से है पित्त संबंध। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मछली पालन या समुद्री उत्पाद से है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से होता है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है और हरित सोना क्रांति का उत्पादन जो है, हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस के उत्पादन से है। तो यह आप याद जरूर रखिएगा कि हरित सोना क्रांति का संबंध जो है बांस के उत्पादन से है। उसके बाद आइए चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है। तो सुदूर दक्षिणी बिंदु यदि आपसे पूछे तो आपको उत्तर क्या लेना है, आप पहले सभी विकल्प को सुन लीजिए। कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या पॉइंट कालीमेर पर, पॉइंट कालीमेर पर। तो आपको इसमें से ई ऑप्शन भी है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट एक होता है केप केमोरिन जो कि कन्याकुमारी में स्थित है और एक होता है इंदिरा पॉइंट। इसी दो में से कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि दोनों क्या है, दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यदि कहें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर जो है उसको बोलते हैं बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो उसका सबसे दक्षिणी छोर है आपका इंदिरा पॉइंट, यही हुआ भारत का दक्षिणी बिंदु। लेकिन यदि पूछे कि एक मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आपका हो जाएगा केप केमोरिन जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। और उसके बाद यदि उत्तरी बिंदु कहा जाए तब क्या होगा, तो उत्तरी बिंदु जो है कि इंदिरा कोल है। और यदि पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु भारत का कहाँ पर है, तो गुहार मोती गुजरात में स्थित है, भारत का पश्चिमी बिंदु है। तो इस प्रकार से सभी बिंदुओं को आप याद रखिएगा। आइए 12वें प्रश्न पर आते हैं। 12वां प्रश्न कहता है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो है आरोही क्रम है। यानी भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाती है, उसके बाद उससे छोटी, इस प्रकार से करके आपके सभी देशों के बारे में बताना है। यहाँ पर आप लोग को जानकारी हो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ बनाती है। तो सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ बनाती है, तो अफगानिस्तान के साथ बनाती है। अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा होता है जो पाकिस्तान पीओके है। अभी पीओके में यहाँ पर आप देखिएगा तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू हो जाता है, इधर आपका पाकिस्तान और यहाँ से इस तरफ जो है ये चाइना हो जाता है। और बीच में यहाँ पर बहुत कम 55 किलोमीटर या कुछ 73 किलोमीटर ऐसे कुछ है, ये अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण होता है। तो विकल्प में अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा है बांग्लादेश का और यहाँ भी आपको बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद चीन है, तो दोनों के पास चीन है। अच्छा, पाकिस्तान और नेपाल में अब आपको तय करना है कि किसकी सीमा रेखा बड़ी है। तो मैं यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नेपाल की सीमा रेखा जो है पाकिस्तान से छोटी है, ठीक है। यानी आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी सबसे छोटी सीमा रेखा दिए गए विकल्प में से नेपाल का, नेपाल से बड़ी पाकिस्तान का, पाकिस्तान से बड़ा चीन का और चीन से बड़ा बांग्लादेश का। यानी भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ। आइए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है।
विकल्प ए उत्तराखंड, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी सिक्किम, विकल्प डी है हिमाचल प्रदेश और विकल्प ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर हिमालय श्रेणियाँ जो है कि नहीं मिलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पहले हिस्सा हुआ करता था 2000 के पहले, और जब से यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उत्तराखंड में हिमालय चला गया और उत्तर प्रदेश हिमालय के तराई से भी नीचे रह गया। सिक्किम तो आप जानते हैं कि नेपाल के पूरब साइड में सिक्किम है, जो कि पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वह सिक्किम में ही पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश पूर्वी भारत जो है वो भी हिमालय का वहाँ पर विस्तार हिमाचल प्रदेश तक भी है। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। चलिए आइए 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न का क्या कहना है भाई? 14 नंबर प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या कहा? सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर नदी का नाम दिया हुआ और उसके किनारे बसे हुए शहर पता चल रहा है। तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे, ये तो सही लग रहा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये भी सही लग रहा है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे, इस पर सस्पिशन है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, तो ये 3 आपका तो बिल्कुल भी सही है। अब यहाँ पर आते हैं तो महानदी के किनारे जो है भुवनेश्वर नहीं है, बल्कि क्या है कि भुवनेश्वर से पश्चिम काफ़ी दूर स्थित जो है महानदी है। तो इस प्रकार से जो है विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आइए उड़ीसा में ही है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है ना, उड़ीसा में ही क्या है महानदी भी है, इसलिए आपसे ये कन्फ्यूजन करने के लिए इसको पूछ लिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। तो संकोच नदी के बारे में पूछा गया आपसे कि किन 2 जगह के बीच की सीमा बनाती है। विकल्प ए है बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच है, विकल्प बी है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, विकल्प सी है असम और पश्चिम बंगाल के बीच, विकल्प डी है बिहार और झारखंड के बीच है, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि किसके बीच सीमा रेखा बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है असम, यानी भारत का जो असम राज्य है और पश्चिम बंगाल है, इस दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण जो है संकोच नदी करती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 16 नंबर प्रश्न है सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य जो है 12 रुपया है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है, पहले 12 रुपया था, अब क्या किया टिकट का मूल्य घटा देते हैं, तब दर्शकों की संख्या जो है टिकट का मूल्य जब घट गया ना तो दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय जो है, चूंकि दर्शक की संख्या 80% बढ़ गया तो कुल आय में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है, ठीक है, घटाने के बाद अब प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी मैं बता सकता हूं और डिटेल में भी। तो जिनको आता है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं आता है थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। जैसे कि पहले टिकट का मूल्य 12 रुपया था और मान लिया जाए कि x टिकट बिकता था, टिकट की संख्या कितनी बिक रही थी x और रुपया, तो कुल कीमत कितना होता था 12 गुना x कर देंगे 12x, यानी टोटल कितने रुपए की बिक्री हो रही है 12x रुपए की। कह रहा है कि 80%, इसमें कुछ कम कर दिए, पता नहीं है कि कितना कम किए, लेकिन यदि टिकट का मूल्य जैसे गिराए ना तो ये जो बिक्री पहले x टिकट हो रहा था इसमें 80% बढ़ गया। 80% बढ़ जाने का मतलब होता है कि 180 और बटे 100, यानी आप यदि इसको कटाइएगा ना तो हो जाएगा 9/5, ये 9 दूना 18 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 9x/5 इतना हो गया। अभी ये संख्या में जितना टिकट बिक रहा है ना ये हो गया 9x/5। और कह रहा है क्या जितना कुल पैसा होता था ना उसमें भी 20% की वृद्धि हो गई, यानी क्या हुआ 12x और 20% वृद्धि का मतलब होता है 6/5, यानी 12x गुना 6/5। अच्छा, यदि हम आपसे पूछते कि भाई कुल पैसा हमारे पास है 12x और जो है x टिकट बिक रहा है तो कितना रुपया में टिकट बेच रहे थे, आप क्या करते 12 में x से भाग दे देते, जो बचता आप बता देते कि इतना रुपया में टिकट आप बेच रहे हैं। तो ये है कुल पैसा हमारा, ये क्या है 12x गुना 6/5, ये हमारा कुल पैसा है। और टिकट कितना बिक रहा है हमारा 9x/5। तो 12x गुना 6/5 में से 9x/5 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि कितना होता है।
तो हम आइए उसको निकाल कर देखते हैं। क्या करना है, 12x गुना 6/5, इसमें भाग देना है आपको 9x/5 से। तो नीचे वाला 5 नीचे वाला 5 कैंसिल, x और x कैंसिल। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और ये 3 से 12 कटेगा, 3 चौके 12 और 4 गुना 2 8। यही 8 रुपया प्रति टिकट की दर से वो अभी बेच रहा है टिकट को। यदि ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो बहुत आसान होता है। क्या करेंगे, 12 और गुना करेंगे 20% वृद्धि का मतलब हुआ 120 और 80% वृद्धि का मतलब हुआ 80। इसको जब कटाइएगा ना तो फिर आपका निकल जाएगा 8 रुपया। ये हुआ ट्रिक से, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8 रुपया विकल्प डी में उत्तर है, तो यहाँ से समझ जाइएगा। अब अगला प्रश्न है, ये भी मैथ का है। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है 10 नंबर से, और 10 नंबर के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। मैंने भी यहाँ पर आसान ही प्रश्न लिए हैं, फिर भी आप इसको समझकर देखिए ताकि वहाँ पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटे। किसी धनराशि का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 10% का ब्याज जो है 1200 रुपया है। यदि प्रत्येक 5 वर्ष पर मूलधन दोगुना हो जाए तो 15 वर्ष के अंतराल पर साधारण ब्याज कितना होगा? 4200, 4000, 3600, 4800 या कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैं इसका उत्तर पहले बता दूं आपको कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 3600 रुपया। कैसे होगा, यहाँ पर समझिए। यदि 10 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया हो जाता है तो जानते हैं साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या लगता है, समान लगता है। या मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में ब्याज हो गया 120 रुपया। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, इतना गुना 5 कर देंगे, यानी 600 रुपया ब्याज लगता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। और क्या कहता है कि जैसे ही 5 वर्ष पूरा होता है ना तो मूलधन दोगुना हो जाता है। तो पहले 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। अब दूसरा का 5 वर्ष में क्या होगा, फिर दोगुना हो जाएगा, यानी 6 गुना 12 हो जाएगा। तीसरा का 5 वर्ष में फिर क्या होगा कि 600 और गुना 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा 600 प्लस 1200 प्लस 1800, तीनों को जोड़िएगा ना तो ये आपका 3600 पूरा हो जाएगा। आइए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर सिक्के की संख्या अनुपात में दिया हुआ है और सिक्के दिए हुए कि कौन कौन सा सिक्का है। 1 टकिया लेना है, 50 पैसा वाला लेना है और 25 पैसे वाले सिक्के लेने हैं। अब तो नहीं चलते, पहले चलता था। तो उसका कुल मूल्य दिया हुआ है, कुल धनराशि दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी। तो आपके पास विकल्प है 80, 50, 30 और 42। जो जानते हैं उनके लिए मैं उत्तर यहाँ पर बता दूं कि उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 50। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 50 है। कैसे बनाएंगे, आइए इसको समझते हैं। आप यहाँ पर जानते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्के अनुपात में कितना है, 8 है, 5 है और 3 के अनुपात है। यानी यदि आप 1 रुपया वाला 8 सिक्का लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और 50 पैसे वाले 5 सिक्के लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 यानी 2.5 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद 25 पैसा वाला 3 गो सिक्का लीजिएगा ना तो 0.75 रुपया होगा, यानी 75 पैसा आपके पास होगा। सबको यदि जोड़िएगा, ये अनुपात में है, वाजिब रुपया नहीं आया क्योंकि ये वैल्यू जो है ना 853 ये आपका अनुपात में दिया हुआ है। तो ये जो जोड़ेंगे अभी वह अनुपातिक योग होगा, ठीक है। तो यहाँ 75 पैसा और 50 पैसा जोड़े तो 1.25 रुपया हो गया और 8 2 10 यानी 11.25 रुपया होगा। नहीं, फिर से मैं जोड़ देता हूँ, 8 और 2.5, 8 2 10 और 1 11, 11.25, 11.25 रुपया। इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.25। ये अनुपात है, ठीक है। अनुपातों का योग हुआ 11.25। अब हम बोलेंगे कि अनुपातों का योग यदि 11.25 है, अनुपातों का योग 11.25 है और रुपया में योग क्या है, 112.50। तो इसको यदि कटाएंगे, यदि 1 अनुपात बराबर इतना, अनुपात बराबर इतना, तो 1 अनुपात बराबर कितना, तो 1.12.50 और बटे क्या करेंगे, 1.1.25, ठीक है। तो यहाँ भी 2 दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा और इसको जब कटाएंगे ना तो ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो 1 बराबर 10। तो आपसे पूछा क्या था कि 50 पैसे की संख्या, इसकी संख्या अनुपात में कितना है, 5। तो 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका 50।
अब आइए चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न जो है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर दिया हुआ है 2 to the power x minus 1 प्लस 2 to the power x plus 1 इज इक्वल टू 320 यानी 320। तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर आपके पास 5 विकल्प दिए गए हैं। 5 विकल्प क्या क्या है कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर पहले मैं बता देता हूं, फिर इसको बनाकर भी बताऊंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। आप लोग यहाँ पर बनाने के लिए जानना चाहते हैं तो आपको एक बात जानना होगा कि पावर में यदि माइनस है x माइनस 1 और यहाँ पर पावर में है x प्लस 1, इसका मतलब यह बता रहा है कि गुना में पावर जो है जुटता है और भाग में पावर घटता है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 to the power x जो है और बटे 2 और ये बीच वाला प्लस यहाँ पर दे दूँ और लिखा हुआ है 2 to the power x और गुना 2, इतना बराबर हो गया आपका 320। ठीक है, अब इसको आप कुछ मान लीजिए, y मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो a जब मान लेंगे ना उतना, तब क्या लिखा जाएगा, a बट्टे 2 और प्लस 2a बराबर हो जाएगा आपका 320। यदि इसको आप लघुत्तम लेकर के करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5a, 2 दूना 4 1 5a और बट्टे 2, तो बट्टे 2 उस पर आके गुना हो जाएगा और गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 320 और गुना 2। इसको यदि 5 से कटाइएगा 320 को तो हो जाएगा 6 पंजे 30, 5 के 20 यानी 65 बार में आपका कट जाएगा। और 65 दूनी कितना होता है, 6 दूना 12, 5 दूना 10। 1 मिनट है, कुछ लग रहा है, फिर से मैं कटाता हूँ। 5 6 के 30 और 5 चौक यानी 64 बार में कट रहा है, 65 बार में नहीं 64 बार में। और 64 दूना कितना होता है 128, यानी यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ रहा है 128। ठीक है, अच्छा a बराबर 128 आया तो a किसके बदले हमने रखा था 2 to the power x बराबर a, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 to the power x बराबर 128। यदि x बराबर 128 है तो यहाँ पर बोलेंगे 2 to the power 7 बराबर 128। तो 2 to the power x बराबर 2 to the power 7, इसलिए क्या होगा x बराबर 7। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। अब आइए चलते हैं 20वें प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि तरंग चाहे ध्वनि तरंग हो, तरंग चाहे प्रकाश तरंग हो, दोनों प्रकार के तरंग के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि तरंग में आयाम बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, आवृत्ति उसका बदल जाएगा, लैम्डा जिसको बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन ये आवृत्ति जो है बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य को ही लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा आपका चेंज हो जाएगा लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि प्रकाश जो है रूपप्रस्थ तरंग का उदाहरण है और ध्वनि जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो ये दोनों याद रखिएगा, काफी पॉपुलर प्रश्न है। और अगला 21 नंबर प्रश्न है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप जो है 4 विकल्प है आपके पास, धारा, ध्वनि का रूपांतरण, ध्वनि का धारा रूपांतरण, सी है ध्वनि का परावर्तन, डी है प्रकाश का परावर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये यहाँ पर मैं सही जानकारी आपको दे दूं कि विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और स्टेथोस्कोप कहते हैं किसको है, तो इसका उपयोग डॉक्टरों के द्वारा हृदय की धड़कन सुनने या शरीर की आंतरिक आवाज को, स्पंदन को सुनने के लिए जो है इसको हम लोग अपनी भाषा में इसको आला बोलते हैं। डॉक्टर साहब गले में लटका कर रखते हैं आला, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आइए 22वां नंबर प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है डोब्रेनर ने किया था और इन्होंने त्रिक नियम दिया था। ठीक है, और त्रिक नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करके सजा रहे थे। उसके बाद आए आपका न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, जो मुख्य है, ऐसे और लोग भी आए थे लेकिन मुख्य जो है न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सारे गमा प ध नी के बाद फिर से सा 8वां स्वर आता है, उसी प्रकार से इसको भी इन्होंने सजाया। और
उसके बाद आए मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने क्या किया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वह उसके भार के आवर्त फलन होते हैं, यानी भार के अनुसार उसका भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है, जो बाद में चलकर वह भी गलत हो गया। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले की आवर्त सारणी है, जिसको मोसले ने क्या कहा कि नहीं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उसके क्या होता है कि भार के आवर्त फलन नहीं होता है, बल्कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसी बात को जो है मोसले ने दिया, और आज भी हम लोग मोसले की ही आवर्त सारणी को पढ़ा करते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया है? तो मोसले ने। आइए अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है, 9 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के किस हस्ती को मरणोपरांत जो है पद्मश्री से नवाजा है? तो यहाँ चारों जो आपको नाम दिया हुआ है, चारों को मिला है, लेकिन आपको जवाब देना है कि मरणोपरांत किसको मिला है। तो आपको मैं सही जवाब ही डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये श्रीमती मृदुला सिन्हा जो है, इनको जो पद्मश्री मिला है मरणोपरांत मिला है। श्रीमती दुलारी देवी को जो है कला के क्षेत्र में मिला है। श्री रामचंद्र मांझी को भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, और डॉक्टर दिलीप सिन्हा को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और श्रीमती मृदुला सिन्हा जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, और जो मृदुला सिन्हा है इनको मरणोपरांत यह है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 9 दिसंबर 2021 को। तो ये 4 व्यक्ति हैं, इन्हीं चारों को मिला है आपका पद्मश्री पुरस्कार। आइए चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी को सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड को जो है सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में अवार्ड प्राप्त हुआ है। मैंने यहाँ करंट अफेयर्स भी जितने लिए हैं इस प्रयास से लिया है कि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाए, इस बात के जो है मद्देनजर मैंने लिया है। आइए अगला प्रश्न है यहाँ पर, और आज का अंतिम प्रश्न भी है। मैं 25 के प्रश्नों का ही सेट आपको दिया करूँगा, और आप इसे देखा कीजिए। बहुत मेहनत से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करने का मेरा प्रयास है। तो 25वां प्रश्न जो है यह, भारत के सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले जो राज्य है, आपके पास 4 विकल्प है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 5वें विकल्प के तौर पर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है, जिन्होंने सबसे पहले जो है इस रिपोर्ट को जारी किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।